हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सेक्शन 30 ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट देख रहे थे और आज उसका कंप्लीशन होके हमारा पूरा ये थर्ड यूनिट जो एक बहुत ही बड़ा यूनिट था वो भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बच्चों वेजरिंग के बारे में हम लोगों ने देखा था। दिस इज डेल्ट विद इन सेक्शन 30, सेक्शन नंबर 30 इसको डील करता है। और वेजरिंग के बारे में अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो वेजरिंग क्या होता है बताना, एग्रीमेंट टू पे मनी और मनीज वर्थ on the happening or non happening of uncertain future event। ओके, आपको मनी या मनी की वर्थ देनी है और कब देनी है बताना, जब हैपन या नॉन हैपन होता है कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, तो तब आपको देना पड़ सकता है। ओके, तो शॉर्ट में ये आपके वेजरिंग का मीनिंग निकल के आता है। फिर हमने कल कुछ ट्रांजैक्शन देखे थे जिनको वेजर माना जाएगा, जो सिमिलर टू वेजर है और वेजरिंग मानते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उन भी ट्रांजैक्शन को आप लोग वॉइड डिसाइड कर दोगे। उसमें अगर आपको याद होगा तो हम लोग कुछ कुछ चीजें याद भी कर सकती है। मेरे को बताना, सबसे पहले हमने देखा था लॉटरी के बारे में, है ना। तो लॉटरी के बारे में बोला था कि ये हमेशा वॉइड रहेगा। ओके, हाँ, लेकिन जिन स्टेट में गवर्नमेंट अलाउ करती है तो वहां पे वॉइड रहेगा बट पनिशेबल नहीं होगा, है ना। इसके लिए हमने वहां इलीगल नाम नहीं दिया। और जहां पे स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करती ही नहीं है तो वो तो इलीगल बन जाएगा, और इलीगल तो आपको भी पता है अपने आप में क्या होता है बताना, वॉइड तो होता ही है, और डेफिनेटली वहां पे पनिशमेंट्स भी वहां पे लगने लग जाएगी। आई होप सबको याद आ रहा था। फिर इसके बाद हमने देखा था हमारे स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस के बारे में। कुछ स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब जहां पे आप शेयर्स ना तो दे रहे हो ना तो ले रहे हो, बट शेयर की प्राइस पे आप लोग खेल रहे हो। ओके, शेयर की प्राइस पे सेटलमेंट करोगे, फ्यूचर में क्या प्राइस रहेगी शेयर की, इसके ऊपर अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तो वो होता है स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, और वो भी आपका वेजरिंग माना जाएगा, हेंस दैट विल आल्सो बी वॉइड। फिर इसके अलावा हमने देखा क्रॉसवर्ड पजल्स, कॉम्पिटिशंस एंड ऑल। तो बेटा ये क्रॉसवर्ड पजल वगैरह भी गेम ऑफ स्किल डेफिनेटली होते हैं, बट जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर फर्स्ट विनर को ही है पर्टिकुलर कोई प्राइज मिलेगा, ऐसा कंडीशन डाल दिया जाए तो वो बन जाता है गेम ऑफ चांस, एंड अकॉर्डिंगली वो भी आपका क्या बनेगा बताना, वेजरिंग बनेगा, हेंस विल बी ट्रीटेड एज वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग और आगे गए, आगे जाके हमने देखा था हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन। बट उसके पहले क्रॉसवर्ड पजल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, अगर 1000 के नीचे होगा तो फिर वो क्या नहीं होता, वेजर नहीं होता, उसके ऊपर चला जाए तो वो फिर क्या बनने लगेगा, वेजरिंग बनने लगेगा। और उसके बाद हमने देखा था हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन। तो हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि अगर बेटिंग की अमाउंट ₹500 से नीचे होगी तो वो वेजर रहेगा, और ऊपर जाएगी तो वो वेजर नहीं रहेगा। ये हमने ये बात भी देख के रखी हुई थी। तो इतनी चीजें थी जो सिमिलर टू वेजरिंग है तो उनको भी वेजर माना जाता है, एंड अकॉर्डिंगली वो सारे भी ट्रांजैक्शन क्या बन जाते हैं, वॉइड बन जाते हैं। ओके, अब आज हम लोग ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन देखेंगे जो वेजरिंग जैसे तो दिखते हैं बट उनको वेजरिंग नहीं बोला जाता। ओके, तो हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, ट्रांजैक्शंस resembling with wagering, resemble with wagering transactions but are not void, ओके। अब एग्जैक्टली ये चीजें क्या है ये समझ के लेना। ये ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन जो रहेंगे वो दिखेंगे तो वेजरिंग के जैसे ही, ओके, बट हम इनको वॉइड नहीं मानेंगे। जो दिखेंगे वेजरिंग जैसे ही, लगेंगे वेजरिंग जैसे ही, रियलाइज भी होंगे वेजरिंग जैसे ही, बट वी विल नॉट ट्रीट इट एज वॉइड एग्रीमेंट, हम इनको वॉइड नहीं मानेंगे। ओके, तो चलो हमको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है। सुन के लेना, सबसे पहला आता है इसमें चिट फंड। ओके, चिट फंड। अभी चिट फंड को समझना है तो मैं सिंपली आपको बोलूंगा, ये जो लेडीज लोग वगैरह जो भी होते हैं तो वो जैसे वो बीसी में चले जाते हैं, आपने सुना भी होगा ये बीसी वगैरह होता क्या है वहां पे एग्जैक्टली, तो होता कुछ नहीं है, ये लेडीज लोग वहां पे बैठ जाती है। ओके, एंड अकॉर्डिंगली मेरे को आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, मेरे हिसाब से आप ज्यादा जानते होंगे।
होता क्या है, एक बाउल होता है, बाउल के अंदर कुछ चिट्स होती है, ओके। वो चिट्स में सबके नाम होते हैं, लकी ड्रॉ निकाला जाता है और जिसका नाम आया उसकी बीसी खुल गई। और सब लेडीज लोग क्या करते हैं, 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000, 5000 जैसा भी हो वैसे हर महीना डालते हैं और लकी ड्रॉ में जिसका नाम निकला तो उसको वो पूरी मनी इकट्ठा करके दे दी जाती है, ओके। तो ये चिट फंड भी एग्जैक्टली वैसा ही है। मेरे को एक बात बताओ, ये तो वेजरिंग जैसे तो बिल्कुल लग रहा है, कैसे लग रहा है बता रहे, सारा ट्रांजैक्शन वेजरिंग जैसे। आप सोच के देखो किसकी चिट निकलेगी, तो ये तो अनसर्टेन इवेंट हुआ। और अगर वो चिट आपके नाम की निकली, मतलब हैपनिंग ऑफ दैट अनसर्टेन इवेंट, तो आप जीत जाओगे वो पैसा। बात समझ में आ रही है आपको? तो भाई ये ऐसा तो वेजरिंग में ही होता है ना? बात समझ में आ रही है आपको? तो ये कहां पे होता है, वेजरिंग में ही होता है। तो क्या चीट फंड को आप वेजरिंग बोलेंगे क्या? जवाब है नहीं। ये चीट फंड के ट्रांजैक्शन हमेशा क्या रहेंगे बताना, वैलिड रहेंगे। आप बोलेंगे सर पूरा के पूरा जो वेजरिंग का डेफिनेशन है वो इसको बराबर जाके क्या बैठता है, फिट बैठ जाता है, बट फिर भी हम इसको क्यों वैलिड बोल रहे हैं? रीजन बिहाइंड दिस इज दैट, देखो वेजरिंग की अगर बात करो तो एक पार्टी जीतेगी तो दूसरी पार्टी हारेगी। ये जो चीट फंड होता है इसमें आज लकी ड्रॉ में जिसका नाम निकला है तो उसका नाम वापस नहीं लिया जाता। मतलब क्या हो गया, तो जिसका नाम आज निकला है ना तो उसको फ्यूचर के मंथ्स में सिर्फ खुद से पेमेंट करना पड़ेगा, फिर उसका वापस नाम नहीं आएगा। तो बोलने का मतलब क्या है, क्या यहाँ पे सच में कोई हारता है या जीतता है क्या? नहीं। आप जैसे टॉस करते हो कॉइन का, हेड्स आया तो मुझे पैसे मिलेंगे, टेल्स आया तो तुमको पैसे मिलेंगे। दिस इज वन टाइम एक्टिविटी। तो जो जीता उसके पास पैसे आ जाते हैं, अब वापस पैसे सामने वाले के पास नहीं जाएंगे। बट ये चीट फंड वैसा नहीं होता ना बच्चों। चीट फंड में आज मेरा लकी ड्रॉ निकल गया बट आगे के मंथ्स में मुझे सिर्फ येड़े सरी का पैसे देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो फिर ये चीट फंड जो होगा इसको आप लोग क्या नहीं मानोगे, वेजरिंग नहीं मानोगे। तो अकॉर्डिंगली ये चीट फंड का ट्रांजैक्शन क्या होने वाला है, वैलिड बनेगा, ओके। उसके बाद कमर्शियल ट्रांजैक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और व्हाट, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब मेरी एक बात समझ के लो, देखो बच्चों इसके मैं दो पार्ट करता हूं। अगर कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन है मतलब किसी भी पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, ओके, कोई भी पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या शेयर मार्केट का ट्रांजैक्शन है, अगर इन ट्रांजैक्शन में एक्चुअल डिलीवरी होगी तो याद रखना ये हमेशा वैलिड रहेगा। लेकिन नो डिलीवरी बट स्पेकुलेशन ऑफ प्राइसेस, तो ये फिर बन जाएगा वॉइड, ये बनेगा वेजर, ओके। देखो एक बात समझ के लेना, हम लोग कल देख रहे थे देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शन विच आर सिमिलर टू वेजरिंग और जिसके लिए उनको क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है। तो कल हमने देखा था स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन के बारे में। तो मैंने आपको क्या बोला, जो शेयर मार्केट में एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी होती है वो वैसा ट्रांजैक्शन नहीं होता। स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, आज हम बैठे हैं और हम बोल रहे हैं भाई ए लिमिटेड कंपनी का शेयर का वैल्यू कुछ दिनों के बाद इतना होगा, आप बोलते हो इतना नहीं इतना होगा, तो दोनों में बेट लगी है कि नहीं इतनी प्राइस होगी, तुम बोलते नहीं इतनी प्राइस होगी, ओके। तो ये जो बेटिंग है ना इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन, और ये स्पेकुलेशन वॉइड होता है। यहाँ कोई शेयर की प्राइसेस बढ़ेगी कम होगी तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको डिलीवरी ऑफ शेयर्स दूंगा या आप मुझे डिलीवरी ऑफ शेयर्स देंगे। यहाँ कोई डिलीवरी ऑफ शेयर्स होने नहीं वाला, ना तुम शेयर्स मुझे देने वाले हो ना मैं तुम्हें शेयर देने वाला हूँ।
ओके तो ये जो ट्रांजैक्शन है बच्चों, इसमें कोई डिलीवरी ऑफ शेयर्स नहीं होती, ये जस्ट एक स्पेकुलेशन होता। तो ऐसे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो बनते हैं तुम्हारे वॉइड, बिकॉज दे आर नथिंग बट द वेजरिंग। ये क्या होते हैं बताना, वेजरिंग। लेकिन अगर आप में और मुझ में ट्रांजैक्शन हो रहा है शेयर को ट्रांसफर करने का, मैं आपको शेयर ट्रांसफर कर रहा हूं, आप मुझे शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, तो दिस विल नॉट बी वेजरिंग, दिस इज वैलिड ट्रांजैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। बात समझ में आ गई आपको? तो जब एक्चुअल डिलीवरी होती है ना शेयर्स वगैरह की, तो फिर वो वैलिड रहेगा। बट कोई डिलीवरी नहीं हो रही, बट हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं प्राइसेस का, तो वो डेफिनेटली क्या बन के रह जाएगा, वॉइड बन के रहेगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। हम क्या देख रहे हैं बताना, हम ऐसे ट्रांजैक्शन देख रहे हैं जो वेजरिंग जैसे तो लगते हैं लेकिन जो वॉइड नहीं रहेंगे, नॉट वॉइड, ये ट्रांजैक्शन हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला कौन सा आ रहा है बताना आपका, सबसे पहला आएगा चिट फंड। और चिट फंड कैसे रहता है, वैलिड। उसके बाद कमर्शियल ट्रांजैक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, तो जहां पे अगर एक्चुअल डिलीवरी हो जाए तो वो वैलिड रहेगा, अगर डिलीवरी नहीं होती है तो वो क्या बन के रह जाएगा, वॉइड बन के रहेगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम लोग और आगे जाते हैं। अब देखो बच्चों, आगे हम लोग और एक पॉइंट देखते हैं, दैट इज गेम्स of skill, games of skill and athletic competition, एथलेटिक कंपटीशन। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली क्या होता है, देखो बच्चों, कोई पर्टिकुलर अगर गेम होगा जिसमें कोई प्राइस वगैरह डिपेंड है, और ये जो पर्टिकुलर गेम है दिस इज होली डिपेंडेंट ऑन योर स्किल। ठीक है, देयर इज वन गेम विच इज डिपेंडेंट अपॉन योर स्किल। तो ऐसे पर्टिकुलर गेम्स को क्या आप लोग वेजरिंग बोलोगे क्या? जवाब है जी नहीं। आप बोलेंगे सर हमने पिछले लेक्चर में देखा था वो क्रॉसवर्ड पजल्स एंड ऑल, तो बेटा मैंने आपको तब भी बताया था क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह जो हमने वहां देखा तो उसका मैंने आपको क्या डिस्क्रिप्शन दिया था। अगर उसमें ऐसा बोला जाए कि विनर को फर्स्ट विनर को प्राइज मिलेगा, तो वहां पे लक बाय चांस आता है, वहां सिर्फ स्किल पे ही डिपेंडेंट होता था वो भी गेम, तो वो भी आप लोग क्या नहीं मानोगे, वेजरिंग नहीं मानोगे। याद करना मैंने आपको क्या बोला था, वो क्रॉसवर्ड पजल की बात में बता रहा था। अगर ऐसा लिख के आ जाए कि फर्स्ट विनर को क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा, ओके, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे सिर्फ आपकी स्किल रिक्वायर्ड है क्या? जवाब है नहीं, स्किल के अलावा आपका यहाँ पे लक भी लगेगा, है ना। तो ये जब हो जाता है तो ये क्या बनता है बताना, वेजर बनता है। काय की वजह से? फर्स्ट विनर की वजह से, क्योंकि फर्स्ट विनर कौन रहेगा ये तो हमको नहीं पता। हम ज्यादा से ज्यादा वो क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, बट हमने ही पहले सॉल्व किया क्या ये हमको कैसे पता चलेगा? दिस इज अनसर्टेन इवेंट, ओके। तो फिर ये उस वक्त क्या बन जाता है, वेजर बनता है। लेकिन अगर मान के चलो ये कोई पर्टिकुलर कंपटीशन है और सिर्फ विनर को प्राइज मिलेगा ऐसा ही बोला जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ काय का खेल है बताना, स्किल का ही खेल है, यहाँ पे लक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बेटा ऐसे को आप लोग क्या वेजर बोलोगे क्या? जवाब है नहीं। और ये ऐसे ही ट्रांजैक्शन आपके क्या बनने वाले हैं, वैलिड ट्रांजैक्शन बनेंगे, ओके। और मैं आपको कल भी बता चुका हूं बच्चों कि ये जो आपका गेम्स ऑफ स्किल, एथलेटिक कंपटीशन, ये सब चीजें तब वेजर नहीं बनेगी, तब वेजर नहीं बनेगी जब प्राइस की अमाउंट जो होगी ना ये लेस देन और इक्वल टू 1000 है। मतलब आपका अगर जो प्राइज आपको मिल रहा है उस पर्टिकुलर गेम और कंपटीशन से वो अगर सिर्फ 1000 रुपए तक का है तो ही वो वेजर नहीं रहेगा। याद रखना वेजर नहीं रहेगा कब? अगर प्राइस की अमाउंट लेस देन और इक्वल टू 1000 है। बट अगर ये प्राइस की अमाउंट ग्रेटर देन ₹1000 हो जाए
तो ये फिर डेफिनेटली क्या बनने वाला है, वेजर बनेगा। ये लिमिट्स है, ये आपको वैसे याद रखनी पड़ेगी। देखो पहली बात तो यहाँ कोई क्वेश्चन निकलता नहीं है, बट फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो हमको हर चीज पढ़नी है। ओके, तो वैसे आप लोगों ने ये लिमिट भी याद रखना। तो ध्यान में रखो एक बात, जहां गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन आता है तो वो जरूर वैलिड होगा अगर उसमें सिर्फ स्किल इंपॉर्टेंट होगी तो, लेकिन अगर उसमें लक की कोई गुंजाइश आई तो फिर वो वेजर बनता, जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था। ओके, वो क्रॉसवर्ड पजल में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये भले ही गेम ऑफ स्किल और एथलेटिक कंपटीशन रहा तो ये वेजर नहीं बनता, बट उसके लिए उसको एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी बच्चों, कि जो प्राइस की अमाउंट है वो अगर 1000 तक की है, अगर वो 1000 से ज्यादा नहीं है तो फिर वो वेजर नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये प्राइस की अमाउंट 1000 से बढ़ जाए तो फिर वो डेफिनेटली क्या बनने वाला है, वेजर बनेगा। आई होप सबको ये याद रहेगा। ओके, तो आप लोग वापस से इतना नोट करो। और लगा तो मैं आपको एक और लास्ट कॉन्ट्रैक्ट बता ही देता हूं, दैट इज नथिंग बट द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, तो ये भी वेजरिंग जैसा ही लगता है, बट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सुन के लो मेरी बात। आप एक बात बताओ, क्यों मैं बोल रहा हूं कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग जैसा ही होता है। आप लेट से कोई एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताओ। लेट से हम लोग बात करते हैं फायर इंश्योरेंस की। ओके, फायर इंश्योरेंस। मुझे एक बात बताओ, फायर इंश्योरेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमको हर महीना बोलो, 6 महीना बोलो, क्वार्टरली बोलो या ईयरली बोलो, हमको फायर इंश्योरेंस के प्रीमियम की अमाउंट देनी पड़ती है। बात समझ में आ गई? हमको प्रीमियम देने पड़ते हैं। और फ्यूचर में कभी मेरे प्रीमाइसेस में, मेरे बिजनेस में कहीं आग वाग लग जाए तो मुझे क्या मिलेगा? इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। क्लियर हो गई बात सबको? तो बात यहाँ पे क्या चल रही है बच्चों, हमको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा कब? अगर फायर ऑकर हो जाए हमारे प्रीमाइसेस में, तो तुमको नहीं लगता कि ये जो फायर लग रही है, आग लगेगी, दिस इज एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, दिस इज एन व्हाट? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, जो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो आपको नहीं लगता पे मनी और मनीज वर्थ ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, ये किसका डेफिनेशन है? वेजरिंग का डेफिनेशन है। तो कई इंश्योरेंस में भी तो वही हो रहा है, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट पे मनी या मनी की वर्थ मिलेगी। तो इसी के लिए दिमाग में डाउट आ जाता है कि क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग है? तो जवाब है जी नहीं। तो ये डेफिनेटली क्या रहता है बताना? वैलिड रहता है। ये वेजरिंग नहीं होता और ये वैलिड रहता है। ओके, क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वेजरिंग एग्रीमेंट, दे आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। जो आपको आगे पढ़ना है, आगे आएगा हमको 5th यूनिट में आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो वहां हम लोग देखेंगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कैसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बच्चों। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग में छोटा सा ही फर्क होता है, वो आपको वहां जाके समझ में आएगा। बट फिलहाल आप लोग इतना ध्यान में रखो, ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये वॉइड नहीं रहेंगे। These are valid contract because they are contingent contracts and not the wagering agreements. Wagering contingent में क्या डिफरेंस है, ये आगे एक यूनिट आएगा, वहां पे आपको सब बातें समझ में आ जाएगी। आई होप सबको समझा होगा। तो ये इतने हमने पॉइंट्स देखे जो लगते तो वेजरिंग जैसे हैं, लेकिन ये वॉइड नहीं रहेंगे। These agreements will not be treated as void agreements. Okay? अब हमको इसका एक और लास्ट पार्ट देखना है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग अग्रीमेंट। दोनों के बीच का हमको डिफरेंस देखना है, तो आप फटाफट नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट देख रहे हैं। अब ये यूनिट हमारा जाके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है बताना, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग। ठीक है,
इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंसेस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। और जैसे मैं बता रहा हूँ, ये एक अटेम्प्ट में आके जा भी चुका है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आके जा चुका है ना। अब वैसे तो नहीं होता कि आके गया है तो वापस आने की प्रोबेबिलिटी रहेंगी, ऐसा बहुत रेयरली होता, बट फिर भी आपको समझना चाहिए, इंपॉर्टेंस तो है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या डिफरेंस होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग के बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई, ओके। अब ये क्या है, ये पहले समझ के लेते हैं, ये आपके लिए नया वर्ड है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई, इंडेमनिफाई का अगर मैं अपनी देसी लैंग्वेज में आपको मीनिंग बताऊं तो इंडेमनिफाई का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना, ओके। मतलब जो भी लॉस हुआ होगा सामने वाली पार्टी को, उसकी रिकवरी उसको करा के देना, ओके। जो सामने वाली पार्टी को लॉस हो जाए उसको वो लॉस रिकवर करके देना, इसको बोलते हैं टू इंडेमनिफाई, ओके। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है बच्चों, ये बेसिकली इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नुकसान की भरपाई करने के लिए किया जाता है। बहुत सीधी बात है ना, बोलो। एक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है बच्चों, अभी जैसे कोरोना का चक्कर चल रहा है, ओके। लेट्स से भगवान न करे आपको कुछ हो, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ भाई दूसरा कुछ हो रहा है, या हम दूसरा ही इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेट्स से फायर इंश्योरेंस, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, फायर इंश्योरेंस काहे के लिए लिया जाता है? कल चल के कहीं आग वाग लग गई हमारे बिजनेस में, स्टॉक वॉक जल गया, तो हमको पैसे रिकवर तो हो जाने चाहिए ना भाई, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फायर इंश्योरेंस निकालते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, हम बराबर प्रॉपरली प्रीमियम दे रहे फायर इंश्योरेंस का, और कल चल के हमारे बिजनेस में लगती है आग, तो मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उस आग की वजह से, उस फायर की वजह से आपको जो भी नुकसान हुआ ना, आपका जितना भी लॉस हुआ ना, वो रिकवर करके देगी, या वो आपको इंडेमनिफाई करके देंगी। बात समझ में आ रही है? आपका जितना भी नुकसान हुआ तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करके देगा? वो इंश्योरेंस कंपनी करके देगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? द मीनिंग इज दैट कि द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई। ये कॉन्ट्रैक्ट काय का होता है बताना? इंडेमनिफाई करने का होता है, मतलब नुकसान की भरपाई करने का क्या होता है बताना, ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके। दिस इज नथिंग बट योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। आई होप सबको समझा होगा। आप कोई भी लो ना, आप जैसे व्हीकल इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है, आप आपके गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हो। क्या होता है गाड़ी का इंश्योरेंस? आपने कहीं गाड़ी ठोकी या किसने आपकी गाड़ी ठोकी, दोनों में से कुछ भी हुआ तो यू विल बी गेटिंग इंश्योरेंस फ्रॉम, इंश्योरेंस का पैसा फ्रॉम दैट इंश्योरेंस कंपनी। तो वो कंपनी क्या कर रही है? आपका जितना लॉस हुआ ना, वो लॉस आपको रिकवर करके दे रही है, लॉस को इंडेमनिफाई करके दे रही है। तो इन शॉर्ट बोलूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है बताना? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई, है ना। जो लॉस होगा वो इंडेमनिफाई करने का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वेजरिंग एग्रीमेंट की बात करूं, अरे ये तो अपना छपरी सा कॉन्ट्रैक्ट, ये छपरी सा एग्रीमेंट है। इसमें क्या होता है? हेड्स आएगा तो मेरे को पैसे देना, टेल्स आएगा तो तेरे को पैसे दूंगा, बारिश गिरी तो तू देना, नहीं गिरी तो मैं दूंगा। अरे ये क्या है? ये कुछ काम का ना धाम का, बस क्या होता है बताना? टू पे मनी और मनीज वर्थ। दिस इज एन एग्रीमेंट टू पे मनी और मनीज वर्थ अपॉन, या वो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, है ना, अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट।
अनसर्टेन इवेंट। तो अगर आपको समझना होगा, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ डेफिनेशन डाली है वेजरिंग एग्रीमेंट की, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस उठा के डाल दिया हूं वेजरिंग एग्रीमेंट के डेफिनेशन को। वेजरिंग तो यही होता है ना बच्चों, टू पे मनी और मनीज वर्थ, पैसा या पैसे के जैसा कुछ पे करोगे अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। कोई अनसर्टेन इवेंट हैपन हुआ या नहीं हुआ उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे बताना, उनको पैसा देंगे। तो दिस इज नथिंग बट योर वेजरिंग एग्रीमेंट। ओके, तो इंश्योरेंस की बात करो तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई, है ना, नुकसान की भरपाई कराने वाला ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये वेजरिंग तो रिकामा काम का ना दाम का एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट होता है। ओके, दूसरी बात है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ और प्रॉपर्टी sought to be insured। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ओके इन द लाइफ और प्रॉपर्टी sought to be insured। अब इसका मतलब क्या होता है, मेरी बात सुन के लेना। अब देखो बहुत सीधी सी बात है, आप फायर इंश्योरेंस करा रहे हो, आपके बिजनेस में स्टॉक है, फायर इंश्योरेंस करा रहे हो, क्यों कराते हो फायर इंश्योरेंस? तो रीजन इज दैट कि वो स्टॉक अगर जल गया तो आपका बिजनेस का लॉस हो जाएगा, है ना, तो वो लॉस ना हो उसकी भरपाई हो जाए, इसके लिए आप लोग इंश्योरेंस करा रहे हो। वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, क्यों कराते हो हेल्थ इंश्योरेंस? कल चल के तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल वालों ने दवा के बिल निकाला, तो हमारे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? तो वो नुकसान की भरपाई करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं? चलते चलते अटक गए, ओके, तो घर वालों को तकलीफ ना हो, पैसे उनको मिल जाए, तो इसके लिए क्या निकालते हैं? लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं। मेरा बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब एक ही है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है ना बच्चों, तो इंश्योरेंस या इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये पूरा लिखना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ और प्रॉपर्टी sought to be insured, मतलब जो चीज का आप लोग इंश्योरेंस करा रहे हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट होता है, उसमें आपका इंटरेस्ट होता है, आपके लाइफ में आपका इंटरेस्ट है, आपके, हाँ क्या वाइफ ने बेटा, आपके लाइफ में आपका इंटरेस्ट है, फिर आपके हेल्थ में आपका इंटरेस्ट है, आपके गाड़ी में आपका इंटरेस्ट है, आपके बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है, स्टॉक में आपका इंटरेस्ट है। इन शॉर्ट जिस चीज का आप लोग इंश्योरेंस करा रहे हो ना बच्चों, तो उसके लिए या उसके अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। उसमें क्या होता है बताना, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में नजर आएगा। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं वेजरिंग की, तो नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट या नो इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, नो इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, अपन क्या करते हैं, छप्पा काटा, माने हेड्स टेल्स खेलते हैं। ओके, हेड्स गिरा तो तुमने देना, टेल्स गिरा तो मैंने दूंगा। मेरे को एक बात बताओ, वो छप्पा काटा हेड्स टेल गिरने में हमारा कोई इंटरेस्ट है क्या? कुछ नहीं। अरे बैठे बैठे क्या करे, बोर हो रहे थे तो हमने क्या किया बताना, बेटिंग कर ली टॉस के लिए। तो हमारा एज सच वो टॉस का जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। ओके, अब मान के चलो कल आपका रिजल्ट आने वाला था, कल आ चुका है, और मैं उसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशन भी करूंगा, बहुत अच्छे मार्क्स आपको आए, बट उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बातचीत जरूर करूंगा आपसे। बट पहले इस पे आता हूँ, टॉपिक पे आता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, कल आपका रिजल्ट आने वाला था, मान के चलो ऐसा हुआ नहीं, बट ऐसा समझ के चलो मैं और चैतन्य सर आपस में स्पेकुलेट कर रहे हैं। ओके, मैं आपस में बातें कर रहे हैं, अरे ये बच्चा बच्ची को 90 के ऊपर जाएगा, ये बच्चा बच्ची 80 के ऊपर जाएगा, ये 70 के ऊपर जाएगा, ऐसे हम लोग बेट लगा रहे हैं। वो बोलता है नहीं, मैं बोलता हाँ। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने बेट लगाई लेट से 1000 रुपए की तुम्हारे रिजल्ट के ऊपर। ओके, तो मेरे को एक बात बताना, आपके रिजल्ट में हमारा अभी क्या इंटरेस्ट है? आपके 12th के रिजल्ट में हमारा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं,
हाँ, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं बताना, बेटिंग कर रहे हैं, बेट लगा रहे हैं कि ये बच्चे को इतना मिलेगा उतना मिलेगा। तो बात क्या हुई है, बात ये होती है कि भाई वेजरिंग अग्रीमेंट होगा तो इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता सब्जेक्ट मैटर में। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस की, तो वहां पे जरूर उस सब्जेक्ट मैटर में हमारा इंटरेस्ट होता है। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हो तो लाइफ में आपका इंटरेस्ट है, आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो हेल्थ में आपका इंटरेस्ट है। इन शॉर्ट वहां सब्जेक्ट मैटर में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। बात क्लियर है सबको? चल उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, the contract of insurance indemnifies the insured person against loss. ओके, इसका मतलब क्या हो गया? लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ दिया जाए तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाइज द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट द लॉस। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बच्चों, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योर्ड पर्सन मतलब जिसका इंश्योरेंस निकाला गया या जिसने अपना इंश्योरेंस निकाला उसको क्या बोलते बताना, इंश्योर्ड पर्सन। तो अगर आप इंश्योरेंस निकाल रहे हो तो आपको क्या बोला जाएगा, इंश्योर्ड पर्सन। अगर मैं निकाल रहा हूं तो मुझे क्या बोला जाएगा, इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अभी के लिए इतना छोड़ दो, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस अभी के लिए छोड़ दो। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिफाइज, इंडेमनिफाई का मतलब बोला है नुकसान की भरपाई करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाइज द इंश्योर्ड पर्सन मतलब जिस पर्सन ने इंश्योरेंस निकाला तो उसको इंडेमनिफाई करेगा द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट द लॉस। इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है वो नुकसान की भरपाई करता है, किसको, इंश्योर्ड पर्सन को, मतलब जिसने इंश्योरेंस निकाला उसके नुकसान भरपाई करता है अगेंस्ट द लॉस। तो जो लॉस होगा उसके लिए वो क्या करेगा, इंडेमनिफाई आपको करके देगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। मेरे को एक बात बताओ, देखो भाई, फायर ब्रोक आउट इन योर प्रीमाइसेस, तो फायर से कितना लॉस हुआ, 2 लाख का स्टॉक जल गया, तो 2 लाख तो पूरा नहीं मिलता, लेट्स से 170 का आपको क्या मिला, आपको इंश्योरेंस मिला। तो क्या हुआ, आपने फायर इंश्योरेंस निकाला था तो जितना लॉस हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाइड यू, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ने आपके नुकसान की भरपाई कर दी अगेंस्ट द लॉस, है ना, जो लॉस हो रहा था उसके आपने आपको नुकसान की भरपाई कर दी और आप कौन हो, इंश्योर्ड पर्सन हो। लेकिन ये जो नुकसान की भरपाई होती है ना, ये कहां पे नहीं करी जाती, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होती। सोच के देखो ना, अरे भाई आग लग गई, पैसे दे सकते हैं तो नुकसान की भरपाई हो गई, तो वहां कितने का स्टॉक जला तो उतना आप लोग पैसा दे देते हो। बात समझ में आ रही है आपको? हेल्थ इंश्योरेंस, तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल का जितना बिल आएगा उतने का इंश्योरेंस मिल जाएगा। लेकिन एक बंदा अटक गया, मेरे को एक बात बताना, उसका लाइफ इंश्योरेंस तो था बट जितने की पॉलिसी बस उतना ही तो पैसा आएगा ना बच्चों। तो आपको क्या मालूम कि उस बंदे के अटकने से नुकसान कितना हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको? भाई फायर इंश्योरेंस में क्या होगा, जितने का स्टॉक जला, जितने अमाउंट का स्टॉक जला उतने का पैसा मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस में जितने की तबीयत बिगड़ी, मतलब क्या, हॉस्पिटल का जितने का बिल आया उतने का आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। बट आदमी का ऐसा बोल सकते हैं क्या, बंदा अटपा तो कितने का बंदा अटपा, ऐसा जमता क्या, नहीं जमता। तो बात बहुत सीधी है बच्चों, जो लाइफ इंश्योरेंस होता है ना वहां नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है आपको? अरे भाई बहुत सीधी बात है ना, एक आदमी आज निकम्मा है, कल चल के दबा के कुछ तो भी काम करने लग गया, बहुत कमाए। तो आज अगर अटक गया, अगर वो आज अटकता है तो क्या आप ये बोलोगे ये तो निकम्मा था, इसका तो 1 रुपया हमको मिलना नहीं चाहिए। बोलने का मतलब क्या है, लाइफ इंश्योरेंस में
कितने की अमाउंट का लॉस हुआ ना, ये किसी को पता नहीं होता। लाइफ जा रही है ना भाई, वो तो ऐसा भी बोलते हैं ना, जान बची लाखों पाए, मतलब जान बच गई तो लाखों मिल गए, ऐसा समझ के चलो। तो आप किसी बंदे के लाइफ को मेजर कर ही नहीं सकते अमाउंट में, तो इसके लिए उसने क्या बोला है, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ दिया जाए, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाइज द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट द लॉस। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ दे तो बाकी जितने भी इंश्योरेंस है, तो वो इंश्योर्ड पर्सन को क्या करेंगे, मतलब जिसने इंश्योरेंस निकाला उसको क्या करेंगे बताना, इंडेमनिफाई करेंगे, मतलब जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करके देंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, तो ये है यहाँ का पार्ट। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं, लूजर हैज टू पे फिक्स्ड अमाउंट। ओके, लूजर हैज टू पे व्हाट, फिक्स्ड अमाउंट ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस छोड़ा तो ये इंडेमनिफाई करते हैं, बात समझो, ये इंडेमनिफाई करते हैं, नुकसान की भरपाई करते हैं। और यहाँ पे काहे का नुकसान और काहे का क्या, मैं हारा टॉस, मैं आपको पैसे दे दूंगा, बात समझ में आ रही है आपको। तो भाई यहाँ कोई इंडेमनिफाई थोड़ी हो रहा है, आप टॉस जीते तो मुझे आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे अगर ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं अगर तुमको पैसे दे रहा हूं तो क्या तुमको कोई नुकसान हुआ था जिसके लिए मैं आपको पैसे दे रहा हूं? जवाब है नहीं। अरे वो तो बेट थी रे, बेट थी, तो एज सच तुमको कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो मैं क्या इंडेमनिफाई कर रहा हूं क्या? जवाब है नहीं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में इंडेमनिफाई होता है, और यहाँ पे जस्ट हम लोग क्या करते थे बताना, हार गए तो पैसा देना पड़ता है, दैट्स इट। और कोई बड़ी बात इसके अंदर है ही नहीं। ओके, तो चलो फटाक से एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, हमने अभी तक क्या क्या देखा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ये कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई है, जबकि वेजरिंग का डेफिनेशन डाल देना। यहाँ पे वो जो सब्जेक्ट मैटर होता है तो उसमें हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है, लाइफ हो गया, फिर हेल्थ हो गई, इन सब में हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। बट वेजरिंग में छप्पा काटा, हेड जाएगा टेल जाएगा, रे भाई कुछ लेना देना नहीं, कुछ हमारा इंटरेस्ट है नहीं। ओके, तो ऐसा क्या होता है आपका वेजरिंग एग्रीमेंट। एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योरेंस में आप सामने वाले को इंडेमनिफाई करते हो, उसको जो लॉस हुआ ना वो आप लोग भर के निकालते हो। बट अगर बात की जाए वेजरिंग की, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक फिक्स अमाउंट पे करनी पड़ेगी, यहाँ कोई इंडेमनिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं होता। आई होप सबको समझ में आया होगा। प्लीज चेक इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, सब कुछ लिख लेना, फिर हम लोग और आगे के पॉइंट्स देखते हैं। अब बच्चों दूसरी बात याद रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होता है ये वैलिड एंड एनफोर्सिएबल होता है। बात बहुत सीधी है बच्चों, मुझे नहीं लगता इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कोई खराबी है, तो इट इज वेरी मच वैलिड एंड एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। जबकि वेजरिंग तो आपको पहले से ही पता है, वेजरिंग क्या होता है बताना, वॉइड एंड नॉट एनफोर्सिएबल। तो ये एनफोर्सिएबल नहीं होता, कौन सा, वेजरिंग एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वैलिड रहेगा और ये वेजरिंग क्या होता है बताना, वॉइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज पता होगी, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है ना, इसमें प्रीमियम देना पड़ता है। ओके, तो वो प्रीमियम अमाउंट जो होती है बच्चों, वो साइंटिफिक अमाउंट होती है। प्रीमियम अमाउंट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक एंड एक्चुरियल कैलकुलेशन। ओके, एक्चुअरीज नाम का एक कोर्स होता है जो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। इसमें कुछ नहीं बच्चों, एस्टिमेशन के बेसिस पे कुछ अमाउंट्स निकाली जाती है। अब जैसे इंश्योरेंस क्लेम निकालना है तो सामने वाले को कितना क्लेम देना पड़ेगा कितना नहीं, ये सब एस्टिमेशन के थ्रू ये लोग निकालते हैं, कौन, एक्चुअरीज निकालते हैं। तो याद रखो, ये जो प्रीमियम की अमाउंट होती है ना, कुछ भी आड़म धड़म अमाउंट नहीं निकाली जाती, ये साइंटिफिक और एक्चुरियल कैलकुलेशन पे बेस्ड होती है। कहां की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस की। ठीक है,
तो जो अमाउंट भी रहेंगी प्रीमियम की वो साइंटिफिक रहेंगी, एक्चुअल बेसिस पर रहेंगी। और जबकि अगर मैं बात करूं वेजरिंग की, तो भाई यहाँ कुछ नहीं, अड़म धड़म बारिश आएगी कि नहीं, तुम बोलते हो नहीं, मैं बोलता हूँ हाँ चल 500 की बेट लगाते। ये 500 कहां से आए, कुछ कैलकुलेशन किया क्या मैंने, जवाब नहीं। हाइपोथेटिकली कुछ भी आप लोग फिगर बोल देते हो और जो फिगर मुंह से निकली उतने की बेटिंग हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है बताना वेजरिंग। ओके, तो नो सच लॉजिकल कैलकुलेशन, नो सच लॉजिकल कैलकुलेशन। ओके, तो यहां कोई ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं होता, यहां पे बहुत सोच समझ के कैलकुलेशन निकाला जाता है और ये कुछ कैलकुलेशन ऐसे निकाले तो कुछ भी अमाउंट बोल देते हैं। ओके, उसके बाद दिस इज बेनिफिशियल टू सोसाइटी। अब एक बात बताओ, आपको भी लग रहा है ना कि ये बेनिफिशियल टू सोसाइटी है, क्यों? अब देखो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हैं, अभी ये कोरोना का इतना चक्कर चल रहा है, हॉस्पिटल के दवा के बिल्स निकलते हैं, है ना। अगर आपका ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं रहता तो आप सोच के देखो सोसाइटी को बहुत नुकसान होता, बहुत दवा के हॉस्पिटल के बिल्स निकलते और आप कहीं ना कहीं बहुत खराब पोजीशन में जाते। बट क्योंकि आपका इंश्योरेंस निकाला होता है, इसकी वजह से आप लोग एक अच्छी लेवल पे होते हो। ओके, तो एक बात समझ के लेना, ये बेनिफिशियल टू सोसाइटी होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, और ये अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर होता है, अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर। अब इसके अंदर बच्चों एज सच कोई पब्लिक का वेलफेयर छुपा ही नहीं होता, हेड्स गिरेगा कि टेल्स गिरेगा, मेरे को बताओ पब्लिक का इसमें क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं होता। तो ये अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर होता है। ओके, तो these are all the distinguish के point between what your contract of insurance and your wagering। पहले तो हमने डेफिनेशन देखी, फटाफट हम लोग रिकॉल करते हैं। डेफिनेशन में देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई, जबकि वेजरिंग टू पे मनी और मनीज वर्थ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पे इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर में, और वेजरिंग में हमारा कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ा जाए तो आप लोग इंडेमनिफाई करते हो इंश्योर्ड पर्सन को अगेंस्ट द लॉस, जबकि वेजरिंग में कोई इंडेमनिफिकेशन नहीं होता, सिर्फ लूजर को बेचारे को पैसे पे करने पड़ते हैं, उसमें कोई इंडेमनिफिकेशन नहीं होता। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये वैलिड होता है, इन्फोर्सेबल होता है, जबकि वेजरिंग वॉइड होता। यहाँ जो प्रीमियम का पैसा देते हो ना, मंथली क्वार्टरली ईयरली, तो ये साइंटिफिक और एक्चुअल कैलकुलेशन के बेस्ड होता है, और यहाँ पे ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं होता, लॉजिक कुछ नहीं होता, ऐसे जो मुंह में आया वो अमाउंट पे हम लोग बेटिंग लगा लेते हैं। ओके, उसके बाद ये बेनिफिशियल टू सोसाइटी है, सोसाइटी को फायदा होगा इंश्योरेंस से, और इससे कोई फायदा ना कुछ। ओके, तो ये अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर रहेगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ये हमने पूरा ये इतना बड़ा यूनिट कंप्लीट किया, अब हम लोग इसका जरूर क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ टेस्ट ऑन इट। बहुत बड़ा यूनिट रहेगा, तो आप लोग राइट फ्रॉम टुडे इसकी तैयारी करने लग जाओ। मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा आफ्टर माय रिवीजन लेक्चर एंड माय क्वेश्चन एंड आंसर लेक्चर, दोनों के बाद मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे। क्लियर है सबको? ओके, थैंक यू।